Hi everyone. Now in this class we will discuss about another chapter in chemistry, that is chemical bonding. In this chapter we are going to study about what is chemical bond. We will define this term and understand its concept, and we will also discuss about types of chemical bond. These two topics are included in this chapter. केमिकल बॉन्ड क्या है, क्यों एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और दूसरी बात कितने तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं. इसमें यह भी जानना होगा कि कौन से एटम किस टाइप के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और वो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं. ठीक है, इतने सारे चीज को हम लोग को इस टॉपिक में समझना है. तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे. व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? So we can define this term very simply. It is a force which binds two or more atoms together in a molecule or compound of a substance. बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है. इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑफ ए सबस्टेंस. मतलब सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एटम को एक दूसरे से बांध के रखता है. ठीक है, अच्छा. नाउ व्हाई डू atoms form chemical bond? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाना जरूरी हो जाता है ना. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप जो है जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, तो साइंटिस्ट ने जब ये स्टडी किया शुरू से तो उन्होंने पाया क्या कि जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक बार मैं लिख देता हूं. सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. These are the elements of 18th group. एटॉमिक नंबर लिख देते हैं. हीलियम का 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी हो जाएगा 2. नियॉन का 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 2, 8. आर्गन का 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 2, 8, 8. क्रिप्टॉन का 36, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2, 8, 18, 8. ठीक है. जीनॉन का 54, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2, 8, 18, 18, 8. ओके. रेडॉन 56, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2, 8, 18, 32. 32 plus 8, 40, 40, 10, 50, 52, 60, 18,
60, 78, ये है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉमन बात हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जितने भी इनर्ट गैस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं इनर्ट गैस में, हीलियम को छोड़ दीजिए तो बाकी सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज कॉल्ड डुप्लेट। ठीक है। अब जब इनका स्टडी किया गया, इनके बिहेवियर का स्टडी किया गया, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जब स्टडी किया गया तो ये मिला कि जितने भी इनर्ट गैस हैं उसमें रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, है ना, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एक कंफ्यूजन यहाँ से मिलता है कि अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में डुप्लेट या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो एटम स्टेबल होगा। इनर्ट गैस स्टेबल होते हैं। इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट सेल में डुप्लेट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, डुप्लेट देखिए फर्स्ट पीरियड के लिए केवल एप्लीकेबल होगा, यानी हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम, तो केवल हम लोग हाइड्रोजन के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डुप्लेट। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम होंगे पीरियोडिक टेबल में, उनके लिए ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, यानी कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है, द आंसर इज वेरी सिंपल। द एलिमेंट्स ऑफ एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, यानी उनसे जो नोबल गैस नजदीक है, जो उनसे सबसे नजदीक का नोबल गैस है, जो सामने का जो सबसे नजदीक का इनर्ट गैस होगा, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा करके एटम स्टेबल होना चाहते हैं। इसीलिए एटम्स में टेंडेंसी होता है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने से वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन या हम लोग कहें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो every atom has tendency to attain the configuration of nearest noble gas. I mean to say they have tendency to attain octet configuration in order to become stable, and therefore they have tendency to form chemical bond. ठीक है, यानी इनर्ट गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कोई भी एटम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, एटम्स ऑफ every element have tendency to attain the configuration of nearest noble gas, that is ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट पीरियड के लिए होगा फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, एंड बिकम स्टेबल, सो दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। So we have very easy and accurate explanation that atoms have tendency to form chemical bond. It is because they have tendency to attain the configuration of nearest noble gas, that is octet or duplet configuration. ठीक है। Now, how do atoms form bond? नोट्स बनाना होगा तो आप जो है, जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसको डायरेक्टली नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखने होते हैं तो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। नाउ हाउ डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। एक और क्वेश्चन राइज हो गया। मैंने केमिकल बॉन्ड डिफाइन किया, इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर इन ए कंपाउंड
more we can say. Now why do atoms form bond? In order to become stable. How do atoms form bond? अब ये बॉन्ड किस तरीके से बना सकता है एटम, ठीक है? तो there are two ways to form bonds. First one is by complete transfer of electrons. एक तरीका है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? एक तरीका ये होता है बॉन्ड बनाने का कि एक एटम ट्रांसफर करेगा, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उससे और दूसरे एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक दे देगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस तरह से एक बॉन्ड बनता है। दूसरा होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा तरीका है कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसकी जगह पर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है? यानी दो तरीका हो गया। बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कभी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डीप और अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आज का जो दौर है हमारा वो एक कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव जानने के साथ साथ हमको बेसिक चीज़ों को बहुत डीप जानना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको करने में सफल हो जाए, है ना? तो एटम्स कैन फॉर्म बाय टू वेज। एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय टू वेज, दैट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो तरीके होते हैं बॉन्ड बनाने, ठीक है? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड? चलो इसको रब कर देते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो ब्रॉडली अगर हम लोग डिवाइड करें तो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है और दूसरा होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जो ट्रांसफर से बनता है उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और जो शेयरिंग से बनता है उसको कोवैलेंट कहते हैं। लेकिन उसी कोवैलेंट में एक और स्पेशल कैटेगरी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज electrovalent bond. Second is covalent bond. And third one is very special, coordinate bond. तो बॉन्ड के तीन टाइप हो गए, है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन टाइप हैं जिससे एटम बॉन्ड बना सकते हैं, है ना? एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय थ्री वेज और वी कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. This electrovalent bond is formed by transfer of electrons. ठीक है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जो अभी मैंने यहाँ लिखा, एक तरीका होता है बॉन्ड बनने का कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, एक एटम निकाल दे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And coordinate is also formed by mutual sharing of electrons. तो ये हमें पता होना चाहिए कि electrovalent bond is formed by transfer of electron, covalent bond is formed by mutual sharing of electrons, and coordinate bond is formed by again mutual sharing of electrons. ठीक है? Okay. Now
we will discuss about electrovalent bond. One by one we will cover all the topics with suitable examples, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको नोट्स भी बनाते रहना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल मैं लेक्चर दे रहा हूँ। लिखने के पीछे रीजन यही है कि आप लोग जो भी क्लास अटेंड करते हैं उसका एक छोटा ब्रीफ नोट भी होना चाहिए, ताकि हम रिवाइज कर सके एग्जाम के टाइम में, है ना। चलिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हम पॉइंट वाइज जानते चलेंगे एक एक चीज, और उसको कैसे समझना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons from metal atom to non-metal atom। देखिए, पहली बात जो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक चीज मैंने ऐड किया, ट्रांसफर किसके किसके बीच होगा, फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम, है ना। जैसे हम लोग सपोज कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, एक मेटल का एटम है और दूसरा है नॉन मेटल का एटम X, तो ये बॉन्ड बनेगा कैसे, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गेन कौन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग एक बात और याद रखना होगा हमको कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा नहीं हो सकता कि मेटल और मेटल के बीच में बन जाए या नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन जाए, नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में बनेगा। कुछ केसेस में रेडिकल्स के बीच में भी बनता है, तो स्पेशल केस में हम बताएंगे आपको, है ना। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, है ना, जहां भी आपको मेटल और नॉन मेटल मिल जाए, एक मेटल मिल जाए और दूसरा नॉन मेटल, जैसे कॉमन सॉल्ट जो हमारा खाने वाला जो नमक होता है उसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, जिसका आयन है यहाँ पे क्लोराइड, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए कैल्शियम क्या है, मेटल है, और ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है, तो ये क्या है, नॉन मेटल पार्ट है। तो इनके बीच में भी जो बॉन्ड है वो कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है कि कोई कंपाउंड हमको दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड है। जैसे हमारे सामने लिख दिया गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, किस टाइप का बॉन्ड है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट इज ए बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन metal atom and non-metal atom. Metal atom loses electron and non-metal atom gains electron, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पहला बात, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मेटल की बात करेंगे। मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन and changes into positive ion, ठीक है।
मेटल क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले भी मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस में बताया ये बात को कि कोई भी न्यूट्रल एटम में, अगर एटम की बात करें तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11। अगर हम सपोज करें कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्रोटॉन अभी भी 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तब, 10 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज इज 1 यूनिट मोर देन द नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गया है। इसीलिए नेट चार्ज, यहाँ पर नेट चार्ज जितने 11 पॉजिटिव चार्ज थे, 11 नेगेटिव चार्ज थे, नेट चार्ज कितना आ गया, 0। लेकिन यहाँ क्या है, 11 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, इसलिए एक चार्ज बच गया जिसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए मैंने लिखा मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन, यानी जो पॉजिटिव आयन होगा वो किसका होगा, मेटल का होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो मैं उस बात को भी लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट appears as पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। जैसे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव। कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो कैल्शियम पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, शुरू में ही मैंने बताया कि कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो अगर सोडियम को देखिए, अगर स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा जिससे ऑक्टेट हो जाएगा, है ना। कैल्शियम को अगर स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो हमको पता चलेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हो, बॉन्ड को आप बना रहे हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एलिमेंट्स के एटम दिए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मेटल एटम कितना रिमूव करेगा या कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो मेटल इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है। तो दोनों गेन या लॉस जो होता है इसी बात पे डिपेंड करता है कि स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम को स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेगा उतना ही यूनिट उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इसी तरह से नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स, फोर्थ पॉइंट, मेटल एटम के बारे में मैंने बता दिया। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू नेगेटिव आयन। देखिए डिफरेंस क्लियर है। मेटल से क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। मेटल एटम विल फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल एटम विल फॉर्म नेगेटिव आयन। बहुत आसान है ना। नॉन मेटल, एन से नॉन मेटल, एन से नेगेटिव आयन, है ना।
non-metal will gain electron and it will change into negative ion. और कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो मैं उसको अभी लिख के तब एक्सप्लेन करता हूँ. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by a non-metal atom appears as negative charge. जितना इलेक्ट्रॉन कोई नॉन मेटल एटम स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करेगा उतना ही यूनिट उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 6, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे. अब अगर ऑक्सीजन यहां बात करें, प्रोटॉन कितने हैं 8 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 8 है. अब ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है +2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किया, कितना हो जाएगा 10. तो यहाँ पर 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या है 0. लेकिन यहाँ क्या है 8 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, तो नेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही यूनिट उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा देखिए आप एक बात, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम. पहली बात. नाउ मेटल एटम बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड, बॉन्ड बनाने से पहले मेटल एटम किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव आयन में. उसी तरह से बॉन्ड बनाने से पहले नॉन मेटल एटम किस में बदल जाएगा, नेगेटिव आयन में. ठीक है. यानी मेटल का जो एटम है वो बदल जाएगा पॉजिटिव आयन में और नॉन मेटल का एटम बदल जाएगा नेगेटिव आयन में. अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. यानी द अपोजिटली चार्ज आयंस are held together by force of attraction called electrovalent bond. ठीक है. अब अपोजिट चार्ज के आयन है, एक आयन पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का आयन है, और दूसरा है नॉन मेटल का आयन, उस पर है नेगेटिव चार्ज. तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्शन, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. एक और बात बहुत क्लियर हो गई यहाँ पे, इस बॉन्ड में बॉन्ड बनने से पहले क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, और ये बॉन्ड आयंस के बीच का बॉन्ड है, इसीलिए एक और नाम दिया जाता है इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड. ठीक है. बहुत ही आसान बात है. Why is electrovalent bond called ionic bond? It is because this bond is formed between oppositely charged ions. ठीक है ना, कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच एक अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड होने के कारण इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है. तो मैंने ये पॉइंट वाइज क्लियर कर दिया कि ionic bond is formed by complete transfer of electrons. It is formed between metal atom and non-metal atom. Metal atom loses electron and changes into positive ion. ठीक है. The number of electrons lost appears as positive charge. जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. Similarly, non-metal atom gains electrons and changes into negative ion. The number of electrons gained appears as negative charge. Now, the force of attraction between oppositely charged ions takes the form of electrovalent bond.
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल को हम बता करके आपको इस बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा देते हैं। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम एक एग्जांपल से समझे, और बहुत ही इजी एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल से मैं पहले समझाऊंगा। सॉरी। सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड फॉर्मेशन को। पहला तरीका होता है आयनिक इक्वेशन मेथड। चलिए पहले कंपाउंड लिख देते हैं। कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक चीज है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। फॉर्मूला क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, बहुत छोटा सा बेसिक चीज है, मैं यही लिख दे रहा हूँ NaCl। अब मैंने कहा था कि कभी भी बॉन्ड एक्सप्लेन करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किया जाता है। तो मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर दूं, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर 281, और Cl का 17 है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा? 287। देखिए ये K सेल में है, ये L और ये M। ठीक है ना? तो आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास कितने हैं? 7। जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के साथ साथ इसके पोजीशन को देखें। पहला एग्जांपल इसमें मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोडियम कहाँ है? फर्स्ट पीरियड में है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये थर्ड पीरियड में है ना? और चलिए मैं एक मिनट आपको क्लियर बता ही देता हूँ। 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ आ जाएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये 20 तक क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग को जानना होता है। अब आप देखिए Cl से नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? Cl के सबसे नजदीक नोबेल गैस कौन है? आर्गन है, जस्ट अगला स्टेप में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 287, और आर्गन की क्या है? 288। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसीलिए करता है, शेयरिंग इसीलिए करता है कि वो नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाए। तो क्लोरीन के लिए नियरेस्ट नोबेल गैस है आर्गन। तो अगर इसको स्टेबल होना है क्लोरीन को, तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पाना होगा, और इसके लिए क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को देखिए, सोडियम के सामने तो आर्गन है, लेकिन कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। जबकि ठीक पीछे जाइए तो नियॉन एक ही स्टेप में आ गया। तो सोडियम जो है आर्गन जैसा न होकर के नियॉन जैसा बनेगा। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है? 28, और सोडियम का क्या है? 281। इसलिए नियरेस्ट नोबेल गैस नियॉन है सोडियम के लिए, आर्गन नहीं है। इसलिए ये क्या करेगा? लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन का। ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस है इसको रिमूव कर देगा, तो नियॉन जैसा हो जाएगा 28। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हिसाब बराबर है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ लिए। अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक इक्वेशन मेथड से बता दे रहे हैं इसको। आयनिक इक्वेशन मेथड। आयनिक इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सोडियम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन छोटे में लिख दीजिए 281। मैंने बता दिया आपको ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो हम लोग लिख देंगे -1 इलेक्ट्रॉन, और यहां बन जाएगा सोडियम प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसीलिए 281 से क्या हो गया? 28। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको -1 इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप लिख दीजिए +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं।
एक और तरीका है लिखने का जो ज्यादातर जगहों पर यूज किया जाता है, यहाँ आप लिख दीजिए -1 इलेक्ट्रॉन और ये कर दीजिए Na+, ये आसान होगा। Cl को लिखते हैं हम लोग, Cl इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 287 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा Cl माइनस, मैंने कहा था गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। देखिए इसका भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टेबल हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Na प्लस Cl विल गिव, ऐसे लिख दें Na प्लस प्लस Cl माइनस विल गिव NaCl, ठीक है ना, ऐसे Na प्लस प्लस Cl माइनस इट विल गिव NaCl, ठीक है। अब देखो Cl जो होता है फ्री स्टेट में Cl के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए बेहतर होगा इसको ऐसे लिखना Cl2 हाफ Cl2, ऐसे लिखना सही होगा, इसलिए क्योंकि क्लोरीन का फ्री स्टेट Cl ना होकर के Cl2 होता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक लेवल पे वैसे भी लिख देंगे तो थोड़ी रियायत है, वहां गलती आपको नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये दोनों बना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, मेरे समय से ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये आयनिक इक्वेशन मेथड है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बता देते हैं, स्टेबल आयन जो होंगे आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो इसे मिटा देता हूं। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो छोटा सा होगा, सिंपल होगा, ठीक है। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और Cl को भी रिप्रेजेंट करेंगे, Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और Cl उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक एरो बनाएंगे हम लोग ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सोडियम पर देखिए आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और Cl पे क्या दिखेगा, Cl पे पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे आपको और एक इलेक्ट्रॉन Cl को मिला है सोडियम से, इस कारण से सोडियम का इलेक्ट्रॉन होने की वजह से Cl पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये फाइनली बन गया NaCl, ठीक है। ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और एटम्स के पास उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 7 हैं, इसलिए हम लोग NaCl को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है एटॉमिक और ऑर्बिट स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग को पूरा ऑर्बिट दिखाना होगा, ये थोड़ा टीडियस है, चलिए बनाते हैं। सोडियम का पूरा हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो सोडियम के पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, दूसरे सेल में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड सेल में कितने 1, मैं इसको कलर कर दूं थोड़ा अच्छा रहेगा,
हो गया। Cl को अब बनाते हैं। पहले सेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, दूसरे सेल में कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड सेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं येलो कर दूं। कोई भी टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ने से बहुत ज़्यादा दिन तक हमें समझ रहती है उन सब टॉपिक की, इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को, है ना, बोरिंग नहीं मानना। देखिए इसके एटमॉस्फेयर में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके एटमॉस्फेयर में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जब ट्रांसफर होगा तब उसके बाद कैसा फिगर बनेगा, तो सोडियम का 1 ही इलेक्ट्रॉन था एटमॉस्फेयर में, वो रिमूव हो जाएगा तो ये सेल ही खत्म हो गया, यानी इसके पास अब सिर्फ 2 सेल बचेगा। तो ऐसे बना दे 1 2, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 इलेक्ट्रॉन जो एटमॉस्फेयर में था वो रिमूव हो गया, इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और Cl को रिप्रेजेंट किया जाए, Cl में सेल रहेगा, 3 सेल रहेगा इसके पास, है ना। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 4 4, ठीक है। और थर्ड वाले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन किससे मिला, सोडियम से, तो उसको मैं अलग कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए वो किसका इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का है, और Cl ने एक्सेप्ट किया, इसीलिए Cl पर आएगा क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी वही आयन को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे इसमें आयंस को बनाया आप, वैसे इसमें भी दिखाया और वैसे इसमें भी दिखा रहे हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। और फाइनली आपको क्या मिल गया, NaCl, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स हैं एग्जांपल्स में, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे। जहां भी एक मेटल 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो हम लोग समझ सकते हैं, एक से भी जुड़ सकता है, 2 से भी जुड़ सकता है ना, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखिए एक मैग्नीशियम है 2 क्लोरीन से जुड़ा है, और यहाँ 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है ना। तो जो भी हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी जो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इसको आप अच्छे से समझिए, खुद बना करके देखिए। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन जब हमको कोई टीचर दे रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन जब हम खुद उसको ड्रॉ करने बैठते हैं, खुद उसको क्लियर करने के लिए खुद हम लोग कॉपी पेन पे लिखते हैं, तो डाउट क्रिएट हो जाता है। इसलिए एक अच्छे बच्चे की ये प्रैक्टिस होती है कि वो जो भी क्लास अटेंड करता है तो उसको एक बार खुद से समरी करता है कि क्लास में मैंने क्या पढ़ा, वो चीज़ हमें याद भी है कि नहीं याद है, जो फैक्ट्स बताए गए पॉइंट वाइज मुझे पता है कि नहीं पता है, और तीसरी बात कि जो भी क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशंस समझाए गए, क्या मैं उसको खुद से भी एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है। इसलिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जो भी फैक्ट्स समझाए जाए, जो भी क्लास अटेंड हम लोग करते हैं, क्लास के बाद हम लोग खुद से भी वो सारे फैक्ट्स को एक कॉपी लेकर के उसको रिवाइज करना चाहिए, लिखना चाहिए। बिना लिखे देखिए कंप्लीट ही नहीं होती पढ़ाई, मैं बार बार कहता हूँ, सुनने से 25% आपको नॉलेज क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसको आप लिख दोगे 50% हो जाएगा, और लिख करके फिर अच्छे से एक्सप्लेन करने की एबिलिटी रखते हो तो 100% हो जाएगा, एंड दैट विल लीड यू टू द सक्सेस। So I hope you are able to understand all the facts which I have explained today. In the next class, we will discuss about some more examples related to electrovalent bond. So thank you so much.
Keep learning.